हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के इस वीडियो में बेटा हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट। और हाँ बेटा, हो सकता है कि आपको इस वीडियो में चिड़ियों की चहकाने की आवाज़ या फिर हो सकता है म्यूजिक की आवाज़ आए, लेकिन बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो आवाज़ें हैं मैं इनको रिमूव कर दूंगा जब फाइनल एडिटिंग करेंगे तब। एक्चुअल में बेटा मैं अभी क्या है कि ससुराल आया हुआ था, तो हमारे जो ससुराल है उसके घर के छत पे बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और नीचे बेटा कुछ रिश्तेदार लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे छुप छुपा कर मैं छत पर आ गया हूँ और इस समय बेटा मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए बेटा सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। तो इसको जानने के लिए बेटा हमें मीनिंग को देखना होगा। और बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट की मीनिंग कुछ इस तरह से है: टू प्रमोट बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज टू द टारगेटेड कस्टमर्स बाय एनालाइजिंग कस्टमर्स नीड एंड बाय सेटिस्फाइंग देम विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग इज कॉल्ड मार्केटिंग। और ये बेटा मीनिंग कुछ आपको बड़ी लग रही होगी, तो हम इसको बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है बेटा टू प्रमोट बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा बिजनेस के जितने भी तरह के गुड्स होते हैं, जितने भी तरह की वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है, उसको प्रमोट करना। प्रमोट करने का मतलब होता है बेटा प्रोत्साहित करना या उसमें बढ़ोतरी करना। टू द टारगेटेड कस्टमर्स। अब यहाँ पर बेटा देखो, कस्टमर का नाम नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है टारगेटेड कस्टमर्स। मतलब जिस तरह का आप प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले जो कस्टमर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा टारगेटेड कस्टमर्स बाय एनालाइजिंग कस्टमर्स नीड्स। और बेटा गुड्स एंड सर्विसेज को अपने टारगेटेड कस्टमर्स तक प्रमोट करना हो या उसको वहां तक पहुंचाना हो, तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको क्या करना होगा। यहाँ पर आपका मतलब बेटा एक मार्केटर को क्या करना होगा, कस्टमर की जो नीड है उसको एनालाइज करना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा एंड बाय सेटिस्फाइंग देम विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। और जो उनकी कस्टमर्स के नीड्स है बेटा उनको आप सेटिस्फाई करेंगे। और किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे बेटा ये चीजें, इसके लिए बेटा सबसे पहले एक मार्केटर को अपने कस्टमर की नीड को पहचानना होगा। और ये सब चीजें बेटा कैसे पॉसिबल हो पाएंगी, एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग के थ्रू। तो बेटा एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग है वो भी एक मार्केटिंग का हिस्सा होती है। मार्केटिंग की मीनिंग जानने के बाद में अब हम देखते हैं बेटा मार्केटिंग की डेफिनेशन, मार्केटिंग के बारे में क्या कहती है। तो बेटा मैंने यहाँ पर प्रोफेसर J.E. पायल की डेफिनेशन को लिया है। इन्होंने मार्केटिंग के बारे में कहा है कि मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू विच द ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा प्रोफेसर J.E. पायल ने कहा है कि मार्केटिंग जो होता है ना बेटा, वो बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब हम जो भी बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं उसका एक फेज होता है, एक पार्ट होता है, थ्रू विच द ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड। जिसके द्वारा क्या होता है बेटा, जो एक मनुष्य की इच्छाएं होती है, जो भी उसकी वांट्स है, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। और कैसे सेटिस्फाई करते हैं बेटा, बाय एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जिस भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज एक कंपनी या एक बिजनेसमैन के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उनको बेटा बेचकर और खरीदकर, बेचने वाला कौन है, बिजनेसमैन, और खरीदने वाला कौन है, कस्टमर्स है। तो बेटा कुल मिलाकर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग पूरे बिजनेस एक्टिविटीज का वो हिस्सा होता है जिसमें बेटा सामान को बेचकर अपने जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं उनकी वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है। अब बेटा मार्केटिंग की मीनिंग और डेफिनेशन देखने के बाद में हम डिस्कस करेंगे बेटा फंक्शंस के बारे में। मतलब जो एक मार्केटर होता है, जो मार्केटिंग का काम करता है, उसको अपने मार्केटिंग के काम में किस तरह के फंक्शंस करने पड़ते हैं या किस तरह के काम करने पड़ते हैं। तो जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख रखी है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग और मार्केटर। तो बेटा मार्केटिंग या मार्केटर का जो एक फंक्शन होता है या जो काम होता है उसमें कौन कौन से कामों को हम इंक्लूड करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है बेटा gathering and analyzing marketing information. First of all, a marketer collects various information to know SWOT. Here, SWOT means S means होता है strength, W means weakness, O means opportunity, T means threats. After this, he analyzes the buyer's habits, needs, demands, product popularity, and level of competition. तो बेटा मार्केटर का सबसे पहला काम होता है जो भी इंफॉर्मेशन जुटानी है उसको कलेक्ट करना बेटा। तो बेटा जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है कि आप जिन कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो उनके बारे में जानकारी जुटाना। उसी के साथ में बेटा आपको स्वोट एनालिसिस करना पड़ता है। अब स्वोट का मतलब क्या होता है कि जिस भी प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं उस चीज को लेकर मार्केट में उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, और अपने बिजनेस के लिए उस मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, उसके लिए थ्रेट्स कौन कौन से होंगे, मतलब किस तरह के जो रिस्क है उनको बाद में उनका सामना करना पड़ेगा। ये चीज भी बेटा एक मार्केटर देखता है। और जैसे ही बेटा वो मार्केट की सभी इंफॉर्मेशन को जुटा लेता है तो उसके बाद में बेटा उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो एनालिसिस करता है। और क्या एनालिसिस करता है बेटा, जो भी खरीदार हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, उनकी हैबिट्स क्या है, वो किस तरह के प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी डिमांड किस तरह की है या किस प्रोडक्ट के लिए वो ज्यादा डिमांड करते हैं। इसी तरह से उस मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा पॉपुलर है और इस तरह से उस मार्केट में किस लेवल का कंपटीशन है, वो सारी चीजों के बारे में एनालिसिस करना शुरू कर देता है।
और जैसे ही बेटा उसने मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जुटा ली, उसके बाद में बेटा उसका सेकंड काम होता है मार्केटिंग के बारे में प्लानिंग करना। आफ्टर कलेक्टिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, द मार्केटर हैज टू प्लान अबाउट सीरीज ऑफ स्टेप्स इन ऑर्डर टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। और जैसे इन्फॉर्मेशन उसने जुटाई है, उसके बाद में बेटा अपने मार्केटिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं बेटा? भाई जिस मकसद के लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो, अब वो मकसद ये हो सकता है कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना, मैक्सिमम सेल्स करना और जो कस्टमर है उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करना। तो यही कुछ बेटा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन्हीं चीजों के बारे में बेटा वो प्लान करता है। He starts to think about promotion policy and distribution policy। और इसके बाद में बेटा वो अपनी प्लानिंग में डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन, इनकी कौन कौन सी टेक्निक होगी, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करोगे, एडवर्टीजमेंट की हेल्प लोगे या नहीं लोगे, आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग करोगे, इन सभी चीजों के बारे में भी बेटा सोचने का काम किसका होता है? एक मार्केटर का होता है बेटा। ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम फंक्शन नंबर 3 की बात करें तो वो है प्रोडक्ट डिजाइनिंग। इन दिस द मार्केटर थिंक्स द डिजाइन, लुक, शेप, स्टाइल, पैकेजिंग एंड क्वालिटी अबाउट अपकमिंग प्रोडक्ट। और बेटा जो एक मार्केटर है वो अपने मार्केट में जिस तरह का भी नया प्रोडक्ट लाना चाहता है, तो उस प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग है वो दिखेगा कैसे, उसकी शेप क्या होगी, वो किस स्टाइल में कस्टमर्स के सामने पेश किया जाएगा, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, इन सभी चीजों के बारे में बेटा एक मार्केटर सोचना शुरू कर देता है। दीज फैक्टर्स अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। और हाँ बेटा, जितना स्टाइलिश, जितना लुक में अच्छा दिखने वाला प्रोडक्ट आप निकालोगे, जिसकी पैकेजिंग बढ़िया होगी, वही प्रोडक्ट बेटा एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। प्रोडक्ट डिजाइनिंग हेल्प्स इन ओवरकमिंग द कॉम्पिटिशन। और जितनी बढ़िया आपके प्रोडक्ट की डिजाइनिंग होगी, बाहर से पैकिंग बढ़िया होगी, अट्रैक्टिव होगी, तो बेटा आप मार्केट में चल रहे जो कंपटीशन है उसको भी मात दे सकते हो। ठीक इसी तरह से यदि हम फोर्थ फंक्शन की बात करें तो वो है बेटा मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इन दिस ए मार्केटर सेलेक्ट्स सम सोर्सेज थ्रू विच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी रीच्ड टू द एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। तो बेटा इस फंक्शन में एक मार्केटर ऐसे कुछ सोर्सेज को चुनना शुरू कर देता है जिसके के द्वारा बेटा अपने जो अपकमिंग प्रोडक्ट है उसके बारे में सूचना लोगों तक पहुंच जाए। और इसके लिए बेटा वो एडवर्टीजमेंट की भी हेल्प ले सकता है, पर्सनल सेलिंग जैसे गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करवाना, कस्टमर्स को किसी भी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देना, या फेयर्स या एग्जीबिशंस का ऑर्गेनाइज करके अपने नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचा सकता है। इसी तरह से बेटा वो डोर टू डोर पब्लिसिटी भी कर सकता है अपने अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में। और यदि हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा मार्केटिंग क्लासिफिकेशन। भाई सीधी सी बात है बेटा, एक जो मार्केटर होता है ना वो अपने प्रोडक्ट को पूरे मार्केट को सप्लाई नहीं कर सकता। भाई कहने का मतलब ये है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर जो पार्ट होता है मार्केट का, उस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई कर सकता है। तो बेटा इसको समझते हैं हम। In this, the marketer choose the target market out of complete market because he cannot satisfy all the customers। बेटा कहने की बात यह है कि आप जैसे मान लीजिए बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अब बेटा आप जो नई वैरायटीज लाओगे बिस्किट में, तो अब बिस्किट को खाने वाले कौन होते हैं बेटा? बच्चे होते ज्यादातर। तो आप जो किड्स हैं उन्हीं को तो टारगेट करोगे ना। तो बेटा मार्केट तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस मार्केट में एक स्पेशल जो सेगमेंट होता है जिसके लिए कि आप अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, तो उस मार्केट को उसे चुनना होता है और उसे हम बोलते हैं बेटा मार्केटिंग क्लासिफिकेशन, ताकि उस मार्केट से रिलेटेड जो कस्टमर्स हैं आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अपने आप को फायदा पहुंचा सके। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है बेटा, जैसे टॉयज मार्केट है, तो अगर मान लीजिए आप टॉयज बना रहे हैं तो आप टॉयज मार्केट को प्रेफर करेंगे। इसी तरह से फ्रिज मार्केट को भी आप प्रेफर तभी करेंगे जब आपका मैन्युफैक्चरिंग फ्रिज बनाना हो। इसी तरह से यदि मान लीजिए आप साड़ी वगैरह का काम करते हैं, साड़ियों को बेचा करते हैं, तो स्पेशली जो फीमेल मार्केट होता है या साड़ी जो मार्केट होता है उसको प्रेफर करेंगे। तो मार्केट क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है बेटा कि आप केवल स्पेशल कैटेगरी के जो कस्टमर्स हैं या जो मार्केट है उसको चुनते हैं, ताकि वो जो कस्टमर्स है ना आगे जाकर आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सके। तो बेटा एक मार्केटर का सिक्स्थ फंक्शन है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। Standardization ensures the customers that goods having predetermined standards of quality। बेटा स्टैंडर्डाइजेशन किसी भी कस्टमर्स को इस चीज के बारे में बता देता है कि भाई जो भी गुड्स आने वाला है या लॉन्च होने वाला है, इसकी जो क्वालिटीज हैं या इसके जो स्टैंडर्ड हैं वो पहले के जैसे फिक्स हैं। ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेडिंग मीन्स होता है टू डिवाइड द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, साइज एंड प्राइस। और बेटा यदि किसी भी प्रोडक्ट को या नए लॉन्च होने वाला जो प्रोडक्ट है उसको उसकी क्वालिटी, साइज और प्राइस के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट देना, इसको हम ग्रेडिंग बोलते हैं।
बेटा मुझे पता है कि आपको अभी भी स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग का मतलब समझ में नहीं आया, इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा है जिसकी मदद से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो बेटा स्टैंडर्ड का मतलब क्या था कि भाई किसी भी प्रोडक्ट की एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है जिसको देखकर कस्टमर को पता चलता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है तो इसमें ये क्वालिटी जरूर होगी। तो देखो जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड कैसे सेट किए जाते हैं, आपको पता है बेटा कि जो सैमसंग है वो अलग अलग जो सीरीज निकालता है, जैसे एस सीरीज के मोबाइल, एम सीरीज के मोबाइल। तो आपको एस सीरीज का मोबाइल देखकर पता चल जाएगा कि भाई ये हाई क्वालिटी वाला मोबाइल है। और इसी तरह से यदि आपके दिमाग में ख्याल आता है एम सीरीज वाले मोबाइल्स के बारे में, तो आपको पता है कि भाई जो एम सीरीज के मोबाइल है वो एस सीरीज से कम प्राइस के होंगे, तो उनमें थोड़ी सी क्वालिटी भी कम होगी। तो इस तरह से बेटा सैमसंग कंपनी ने अपने जो मोबाइल्स हैं उनके अलग अलग स्टैंडर्ड तय कर रखे हैं, जिनको कि देखकर कस्टमर को आसानी से अंदाजा हो जाता है कि भाई ये किस क्वालिटी का है और ये किस क्वालिटी का है। अगर हम बात करें ग्रेडिंग की बेटा, तो बेटा ग्रेडिंग में मान लीजिए जैसे कोई सैमसंग कंपनी है, अब उसने एस सीरीज का मोबाइल लॉन्च किया है, तो बेटा उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस वगैरह, उसके साइज को देखकर उन्होंने एस सीरीज के मोबाइल को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे एक एस सीरीज का मोबाइल है जो 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ में आता है बेटा। ठीक इसी तरह से बेटा दूसरा जो एस सीरीज का मोबाइल है वो 6 GB और 128 GB के वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया कंपनी ने, अपनी जो ग्रेडिंग है एस सीरीज के मोबाइल को लेकर अलग अलग तय कर दी। 4 GB और 64 GB वेरिएंट वाला जो मोबाइल होगा उसकी प्राइस भी कम होगी, तो उसकी क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत हल्का सा फर्क आ जाएगा। इसी तरह से 6 GB और 128 GB कैटेगरी वाले जो मोबाइल होंगे एस सीरीज के, उनकी क्वालिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी होगी, तो प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा होंगे। इसी तरह से बेटा 7th फंक्शन है एक मार्केटर का, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड। बेटा पैकेजिंग का काम क्या होता है कि जो भी बाहरी खतरे होते हैं एक प्रोडक्ट के लिए, उससे वो उस प्रोडक्ट को बचाता है। और पैकेजिंग मस्ट बी अट्रैक्टिव। पैकेजिंग इस तरह से अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आकर्षित होनी चाहिए, सो दैट इट कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। और बेटा आज का जमाना पैकेजिंग का ही है, जो ज्यादा अट्रैक्टिव पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा मार्केट में बिक जाता है। इसलिए एक मार्केटर को, या मैं तो कहूंगा कि एक बिजनेसमैन को, अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। To put on label on the packages of the product having detailed information about product, इसको हम बोलते हैं बेटा लेबलिंग। लेबलिंग में क्या होता है, जो पैकेजिंग होती है ना उसके ऊपर बेटा एक लेबल लगा दिया जाता है, और इस लेबल में बेटा उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, जैसे MRP क्या होगा, उसको बनाने में यूज किए गए कंटेंट्स क्या होंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होगी, एक्सपायरी डेट क्या होगी। तो ये सभी जो सारी डिटेल्स हैं बेटा आपको लेबलिंग पे मिल जाती हैं। बेटा एक मार्केटर को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस क्वालिटी, जिस वेरिएंट का प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन लेबल पर सेम वही होनी चाहिए, डिफरेंट इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। मतलब ये है बेटा कस्टमर से कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम 8th फंक्शन की बात करें तो वो है बेटा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मीन्स टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक नेम टू द प्रोडक्ट सो दैट इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट। तो बेटा ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी भी कंपनी के द्वारा अपना जो नया लॉन्च किया गया प्रोडक्ट है उसको एक स्पेशल नेम देना, ताकि बाद में बेटा वो उसी नेम से जाना जाए। अब जैसे बेटा जो फैंस हैं मार्केट में अलग अलग कंपनीज के हैं ना, लेकिन है तो बेटा वही सेम तरीके के फैंस। तो अलग अलग तरीके के फैंस का मतलब ये होता है उससे कस्टमर को पता चल जाता है कि इस कंपनी का फैन अच्छा होगा और इस कंपनी का जो फैन है वो घटिया क्वालिटी का होगा। ए कंपनी कैन सेलेक्ट वेदर द सेम ब्रांड नेम और द डिफरेंट ब्रांड नेम फॉर इट्स एवरी प्रोडक्ट। और ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि उसके द्वारा लॉन्च किए गए जो डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए वो ब्रांड नेम अलग चुने या फिर वो ब्रांड नेम एक ही रहने दें। ठीक इसी तरह से यदि हम 9th फंक्शन की बात करें तो वो है बेटा कस्टमर सपोर्ट सर्विस। ऑल द सर्विसेज व्हिच आर गिवन आफ्टर सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। बेटा ऐसा नहीं है कि भाई एक मार्केटर ने या एक बिजनेसमैन ने अपना प्रोडक्ट बेच दिया और उसका काम फिनिश हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार क्या होता है बेटा प्रोडक्ट जो है वो घटिया क्वालिटी का भी निकलता है, या प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट करने की भी जरूरत पड़ती है, उसको मेंटेनेंस करने की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार मार्केटर ने प्रोडक्ट बेच दिया तो इसका मतलब है उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। उसको अपना प्रोडक्ट बेचने के बाद में भी कस्टमर्स की सर्विसेज करनी पड़ती है, और इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। जैसे हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के लिए जो भी कंप्लेंट है उसको हैंडल करना, क्रेडिट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाना, मेंटेनेंस वगैरह प्रोवाइड करवाना। यदि मान लीजिए कभी कोई प्रोडक्ट खराब हो गया तो बेटा उसकी मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी भी तो कंपनी की होती है। यदि वो प्रोडक्ट गारंटी का है तो उस गारंटी पीरियड में उसका कोई चार्ज लगता नहीं है, यदि वो गारंटी का नहीं है तो बेटा उसका चार्जेस बिल्कुल लगेगा।
These services brings repeated sales from the customers and build brand loyalty for the product। और यदि बेटा आपने इसी तरह की जो सर्विसेज है अपने कस्टमर्स को देते रहोगे तो बेटा इसके रिगार्डिंग क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट की रिपीटेड सेल्स को बढ़ा सकते हो। कस्टमर आपके प्रति वफादार होगा। कस्टमर को पता है कि यदि हम इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो भविष्य में यदि कोई प्रोडक्ट खराब भी निकल आता है तो बेटा वो जल्दी से जल्दी उसको रिपेयर या मेंटेनेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह से यदि हम 10th फंक्शन की बात करें तो वो है बेटा प्रमोशन। Promotion means informing the customers about company's new product or existing product and its features and try to attract them for buying the products। प्रमोशन का मतलब होता है बेटा कि कस्टमर को कंपनी के नए प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसके जो फीचर्स है, उसकी विशेषताएं हैं प्रोडक्ट की, उसके बारे में उनको जानकारी प्रोवाइड करवाना और ये कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर्स है उस प्रोडक्ट को खरीदें। अब बेटा प्रमोशन के लिए एक जो मार्केटर है वो काफी मेथड्स यूज कर सकता है। अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर सकता है, अपने प्रोडक्ट के लिए समय समय पर डिस्काउंट वगैरह स्कीम वगैरह लॉन्च कर सकता है या फिर डोर टू डोर उन प्रोडक्ट के बारे में पब्लिसिटी भी कर सकता है। और बेटा इसी तरह से यदि हम 11th फंक्शन की बात करें तो वो है बेटा प्राइसिंग। टू फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइसिंग। तो बेटा किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करना, अलग अलग फैक्टर्स को दिमाग में रखकर प्रोडक्ट की प्राइस किस तरह से फिक्स की जाए, इस काम को हम बोलते हैं बेटा प्राइसिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। यदि प्राइस कम है तो बेटा उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा आपसे कस्टमर जुड़ पाएंगे। इसी तरह से यदि हायर द प्राइस देन लोअर द डिमांड। अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखते हैं तो बेटा फिर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम होगी और इस तरह से बेटा आपकी कंपनी के साथ में या आपके बिजनेस के साथ में बेटा कस्टमर्स कम जुड़ पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि यदि वास्तव में आपका ब्रांड पहले से ही मार्केट में एस्टेब्लिश है तो आप कितना ही प्राइस हाई कर लो उसका डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। A sound pricing policy helps the marketer to serve all type of customers that is essential for its survival। और यदि वास्तव में प्राइसिंग जो पॉलिसी है एक मार्केटर की या एक बिजनेसमैन की अगर वो सूटेबल है, अगर वो अच्छी प्राइसिंग पॉलिसी है तो बेटा इस तरह से जो मार्केटर है वो एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अपने बिजनेस से जोड़ सकता है, जो कि बेटा उसके बिजनेस सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि कस्टमर कम है तो बेटा वो अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक रन नहीं कर सकता। अगर हम 12th फंक्शन की बात करें तो वो है बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सम मीडिएटर्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री टू द टारगेटेड कस्टमर। तो बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक मार्केटर होता है वो अपने प्रोडक्ट को फैक्ट्री से टारगेटेड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कुछ मीडिएटर्स का सिलेक्शन करता है। इन दिस ए मार्केटर चूज द होलसेलर एंड रिटेलर टू डिस्पैच द गुड्स। और अपने गुड्स को फैक्ट्री से टारगेटेड कस्टमर या मार्केट तक पहुंचाने के लिए वो होलसेलर और रिटेलर को चुनता है बेटा। ठीक इसी तरह से 13th फंक्शन है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। इन दिस अ मार्केटर चूजेस द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवर द गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू द मार्केट और कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द मार्केट। और बेटा मार्केट की लोकेशन के अकॉर्डिंग बेटा जो मार्केटर है वो ऐसे कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चुनता है। भाई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वो बेटा कुछ साधनों को खोजने की कोशिश करता है और वो भी डिपेंड करता है कि मार्केट की लोकेशन कहाँ है। दूर दराज में यदि मार्केट है तो बेटा वो अपने जो कार्गो शिप है या कार्गो एरोप्लेन है या ट्रेन का इस्तेमाल कर सकता है। यदि मान लीजिए बेटा फैक्ट्री से और मार्केट में गुड्स लाने के लिए वहां पर सड़क की सुविधा है तो वो ट्रक्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। यदि मान लीजिए उसे अपने प्रोडक्ट को विदेशों में एक्सपोर्ट करना है तो वो कार्गो शिप और कार्गो एयरप्लेन का प्रयोग कर सकता है। यहाँ पे बेटा कार्गो का मतलब होता है सामान, जिसको इंग्लिश में हम गुड्स भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें 14th फंक्शन की तो बेटा वो है वेयर हाउसिंग। देयर इज टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ इरेगुलर डिमांड। तो बेटा ये जरूरी थोड़ी ना है कि जैसे गुड्स का प्रोडक्शन हुआ और उसकी डिमांड अराइज हुई और जो कस्टमर्स है उनको यूज करना शुरू कर देंगे। बेटा कई बार क्या होता है कि प्रोडक्शन और फाइनल कंजम्पशन होता है ना गुड्स का, इनमें बहुत बड़ा गैप रह जाता है। कई बार प्रोडक्ट का प्रोडक्शन तो हो जाता है लेकिन बेटा इरेगुलर डिमांड की वजह से वो जो प्रोडक्ट है वेयर हाउसेस में ही रखना पड़ता है ताकि जब भी डिमांड अराइज होगी तो हम उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। So the marketer has to arrange storage and godowns to keep the goods for such time। और जब भी डिमांड अराइज होती है तो ऐसे समय के लिए बेटा उसे अपने यहाँ पर स्टोरेज या गोडाउन्स या वेयर हाउसेस की व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि जो गुड्स है बेटा उसको सुरक्षित रूप से रखा जा सके। गोडाउन में भी विद एसी एंड विदाउट एसी फैसिलिटी। और बेटा गोडाउन में आप चाहो तो एसी लगा सकते हो, जैसे सब्जी वगैरह का अगर आपको गोडाउन तैयार करना है तो सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय के लिए बेटा आपको एसी लगाना ही होगा।
इसी तरह से 15th फंक्शन है बेटा फाइनेंसिंग। ए मार्केटर डज द वर्क ऑफ अरेंजिंग सम फाइनेंस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स टू मीट द एक्सपेंडिचर टू बाय रॉ मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट। बेटा देखो, यदि बड़ी कंपनी है तो वहां पर पैसों की कमी नहीं आती है, लेकिन यदि मान लीजिए आप छोटे बिजनेसमैन हैं और आपको रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना है या अदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं एक कंपनी चलाने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए बेटा खर्चे करने पड़ते हैं। और इन खर्चों के लिए बेटा आप जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर जो बैंक्स वगैरह होते हैं उनसे आप फाइनेंस की व्यवस्था कर सकते हैं। तो बेटा फाइनेंस का अरेंजमेंट करना भी बेटा एक मार्केटर का काम होता है। इसी तरह से बेटा 15th फंक्शन की बात करें तो वो है रिस्क एनालाइजिंग। अब बेटा देखो, बिजनेस में क्या होता है कि कई प्रकार के रिस्क हो सकते हैं, जैसे लॉस इन स्टोरेज। जैसे मान लीजिए डिमांड ज्यादा है और स्टोरेज कम पड़ गया तो उसको हम बोलेंगे लॉस इन स्टोरेज। लॉस इन ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग मार्केट में पहुंचा, लेकिन बेटा ट्रांसपोर्ट के लिए वहां पर व्हीकल्स ही नहीं मिल रहे हैं आपको। नेचुरल हैजार्ड्स वगैरह, बारिश वगैरह हो गई तो गोडाउन में पड़ा हुआ जो माल है वो सड़ भी सकता है। तो इस तरह की जो रिस्क वगैरह होती है इनके बारे में उसे एनालिसिस भी करना पड़ता है। ए मार्केटर ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज सच रिस्क एट हिज बेस्ट। और मार्केटर हमेशा कोशिश करता है बेटा कि वो अपने बेस्ट तरीके से इन जो रिस्क को वो कम कर सके। और इस तरह से बेटा मार्केटर के जितने 15 फंक्शंस होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो बेटा आप इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आखिरकार जब भी मार्केटिंग की जाती है किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा या मार्केटर के द्वारा, तो बेटा उसका बेनिफिट किसी भी कस्टमर्स को क्या होने वाला है, इसी के बारे में आज हम जानकारी जुटाएंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बेटा एक मार्केटिंग का कस्टमर्स के लिए जो बेनिफिट होने वाला है उसमें फर्स्ट बेनिफिट है बेटा क्वालिटी गुड्स एट लो कॉस्ट। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग ब्रिंग्स डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा सीधी सी बात है, यदि मार्केटिंग अच्छी होगी तो बेटा इस वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, और जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो बेटा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी कम होती जाएगी। गुड मार्केटिंग क्रिएट्स कट थ्रोट कंपटीशन इन मार्केट। और इस वजह से बेटा यदि मार्केटिंग अच्छी है, गुड मार्केटिंग है, तो बेटा वो मार्केट में कंपटीशन बिल्डअप करती है और तगड़ा वाला कंपटीशन क्रिएट करती है, जिसको कि हम कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं। और फिर इस कंपटीशन में हर मार्केटर और हर बिजनेसमैन क्वालिटी वाला जो गुड्स है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि बेटा उसे पता है कि यदि उसने क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं करवाया तो मार्केट में उसके जैसे ही प्रोडक्ट की सप्लाई करने वाले और भी बिजनेसमैन हैं, तो कस्टमर उन बिजनेसमैन की तरफ चले जाएंगे और उस बिजनेसमैन को फाइनली फायदा होने वाला है। तो इसी चक्कर में बेटा जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हर किसी मार्केटर के द्वारा मिलना शुरू हो जाता है। और हाँ बेटा, मार्केटिंग का कस्टमर्स के लिए जो सेकंड वाला बेनिफिट है या इम्पोर्टेंस है वो शुरू करें, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कई बार जो स्टूडेंट्स हैं मेरे से पूछा करते हैं कि सर आप नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे क्या। तो बेटा मेरा तो यही कहना है कि जो भी आपकी स्क्रीन पर बिजनेस स्टडी का सब्जेक्ट मैटर या जो भी मैटर आप पढ़ रहे हैं फिलहाल अभी, इसका आप स्क्रीनशॉट खींचकर उसको PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटा ये जो वीडियो है आपके लिए नोट्स का भी काम करेगा। जितनी भी स्लाइड्स आती हैं उनका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और बेटा हर पॉइंट को मैं डिटेल से समझा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि नोट्स में आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं अपने YouTube वीडियोस में, वो सारे के सारे बेटा आपके लिए नोट्स का भी काम भली भांति तरीके से कर सकेंगे। बस करना क्या है आपको, केवल आपको बेटा हर स्लाइड जो आ रही है उसका आपको फोटो खींचना है और उसको PDF में अपने मोबाइल में आप कन्वर्ट करके और आराम से इनको नोट्स के रूप में भी पढ़ सकते हैं। और बेटा जैसा कि आपको पता है कि मैं समय समय पर इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस भी अपलोड किया करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो बेटा आप उन इंग्लिश वीडियोस के जो स्लाइड्स आते हैं उनकी भी बेटा आप स्क्रीनशॉट खींचकर और उनको PDF में कन्वर्ट करके उनको नोट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बेटा अब हम शुरू करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंस कस्टमर्स के लिए, वो है बेटा सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। मार्केटिंग हेल्प्स ए बिजनेसमैन इन आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स थ्रू मार्केट रिसर्च। और बेटा आपको पता है कि मार्केटिंग में एक मार्केटर का जो सबसे पहला काम क्या होता है, वो होता है बेटा मार्केट से रिलेटेड रिसर्च करना, इंफॉर्मेशन जुटाना। तो बेटा इसके अंतर्गत वो जो कस्टमर्स हैं उनकी अलग अलग तरह की जो नीड्स हैं, आवश्यकता
आवश्यकताएं हैं उनको वो आइडेंटिफाई करता है और उनके अकॉर्डिंग ही बेटा उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रोडक्शन शुरू कर देता है, ताकि कस्टमर्स को उनके नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फाई फील कर सके। ठीक इसी तरह से थर्ड इंपॉर्टेंस है कस्टमर्स के लिए मार्केटिंग का, और वो है बेटा एनहेंस नॉलेज। ए मार्केटर प्रोवाइड्स प्राइस, क्वालिटी एंड यूजेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ अपकमिंग गुड्स टू द कस्टमर्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी दैट एनहेंसेस द नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स। और जैसा कि बेटा आपको पता है, एक मार्केटर जो है वो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के थ्रू जो उसका अपकमिंग यानी जो आने वाला प्रोडक्ट है या जो गुड्स है उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसके यूसेज यानी उसके उपयोग के बारे में पूरी जानकारी कस्टमर्स को दे देता है, जो कि बेटा कस्टमर्स के नॉलेज को एनहेंस करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए काफी होता है। दैट मेक्स बाइंग एन इजी टास्क फॉर देम। और इस तरह की जानकारी जब उनको एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिलती है तो बेटा उन्हें प्रोडक्ट खरीदने में आसानी होती है। दे डोंट हैव टू थिंक मोर बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट। और जब भी वो सामान खरीदेंगे तो उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि बेटा सोचना तो तब होता है ना जब कोई आपके सामने ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। लेकिन बेटा मार्केटिंग में एक कस्टमर एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के थ्रू उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की जानकारी होती है वो पहले ही ले चुका होता है। तो इस तरह से बेटा मार्केटिंग कस्टमर्स के नॉलेज को इंक्रीज करने में, एनहेंस करने में भी अहम भूमिका निभाता है। ठीक इसी तरह से बेटा फोर्थ इंपॉर्टेंस है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ। कस्टमर्स कैन डिसाइड टू बाय और नॉट टू बाय द प्रोडक्ट आफ्टर मेकिंग ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस सेम प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट प्रोड्यूसर्स थ्रू देयर एड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड क्वालिटी। और बेटा सीधी सी बात है, जो पैसे हैं वो पेड़ पर तो उगते नहीं है। तो बेटा जो हर कस्टमर है वो कोशिश यही करता है कि मुझे कम से कम पैसे में अधिक से अधिक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिले। और ऐसा कब पॉसिबल है बेटा? जब मार्केटिंग के अंडर में जब भी कोई मार्केटर पब्लिसिटी करता है या एडवर्टीजमेंट करता है अपने प्रोडक्ट की, तो बेटा कस्टमर्स जो है ना वो अलग अलग जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, उनकी सेम ही वैरायटी, सेम ही प्रोडक्ट का जो कंपैरेटिव स्टडी है वो कर लेते हैं। उन्हें ये पता चल जाता है कि कौन सा प्रोड्यूसर कौन सा प्रोडक्ट सस्ते में दे रहा है और बेस्ट क्वालिटी के साथ में दे रहा है। Then he can invest his money buying those goods which satisfies them more। और इस प्रकार से बेटा जब वो कंपैरिजन करता है और उसे लगता है कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, तो फिर बाद में बेटा वो अच्छी तरह से डिसीजन लेकर उसी प्रोडक्ट को खरीदने में अपने पैसे खर्च करता है, जो कि उसकी आवश्यकताओं को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करे। ठीक इसी तरह से बेटा फिफ्थ इंपॉर्टेंस है कस्टमर के लिए कि इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड। इफ कस्टमर्स स्टार्ट टू यूज न्यू बेटर वैरायटी and luxurious products, then their standard of living the life also said to be improved। बेटा एक मार्केटर अपनी मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल कराना चाहता है, जो कि उनके लिए नए हो, अच्छी वैरायटी वाले हो और लग्जरियस टाइप के प्रोडक्ट हो। तो जब कस्टमर्स इस प्रकार के गुड्स को यूज करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि वो अपना जीने का तरीका बेहतर कर रहा है। जैसे बेटा पहले हम क्या करते थे कि जो कपड़े धोने का साबुन होता है ना, उसी से हम नहा लिया करते थे, क्योंकि उस दौरान कंपटीशन ज्यादा नहीं था और हमें इन चीजों के बारे में पता भी नहीं था। कौन सी चीजें बेटा जो नई नई वैरायटी की चीजें आती है उनके बारे में पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम बेटा इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट होता भी नहीं था और हमारे घर पर बेटा टीवी, रेडियो वगैरह कुछ हुआ नहीं करते थे। तो जो भी हमें चीज दिखती थी हम उसी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे। लेकिन अब क्या है बेटा, अब मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है और मार्केटिंग के थ्रू आपको रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के थ्रू अलग अलग प्रकार की बेहतर जानकारियां मिल जाती हैं और उनका इस्तेमाल करके बेटा आप यही चाहेंगे कि हम बेहतर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट, लग्जरियस आइटम को यूज करना शुरू कर दें। सच प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल बाय मार्केटिंग टू बीट द कंपटीशन। और इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं बेटा वो मार्केटर के द्वारा आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं बेटा कि इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम सबसे आगे निकलें। और ये तभी पॉसिबल है जबकि कोई भी जो मार्केटर है कस्टमर्स को अच्छी वैरायटी के लग्जरियस आइटम प्रोवाइड करवाएगा। और यदि उसने ऐसा किया तो इस तरह से बेटा जो कस्टमर्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। ठीक
ठीक इसी तरह से 6th पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा आफ्टर सेल सर्विस। इन मार्केटिंग कस्टमर्स कैन एंजॉय आफ्टर सेल सर्विस दैट मेक्स देम टेंशन फ्री इन फॉलोइंग सिचुएशन। तो बेटा मार्केटिंग में क्या होता है, एक मार्केटर का काम केवल प्रोडक्ट को बेचना ही नहीं होता है, बेचने के बाद में भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे मान लीजिए उसने कोई प्रोडक्ट बेच दिया और यदि उस प्रोडक्ट को कुछ दिन बाद में रिपेयर की जरूरत पड़े या फिर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े, तो ये इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं वो भी बेटा एक मार्केटर प्रोवाइड करवाता है। इससे क्या होता है कि कस्टमर को ये टेंशन नहीं रहता है कि भाई अब ये प्रोडक्ट खराब हो गया तो अब इसको कहाँ से सुधरवाएं। तो इस प्रकार की टेंशन से वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स को करना क्या पड़ता है, केवल एक कॉल किया कस्टमर सर्विस सेंटर पे जिस भी प्रोडक्ट का था, और जो कस्टमर सर्विसेज वाले हैं वो आपके पास में 1 या 2 दिन बाद में घर पर पहुंचकर आपके प्रोडक्ट की सर्विस कर देते हैं। इसी तरह से बेटा 7th पॉइंट है मार्केट नॉलेज। कस्टमर्स कैन बी अप टू डेट रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी डन इन द मार्केटिंग। दे कैन टेक परचेजिंग डिसीजन इन बेटर वे। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि मार्केटिंग में क्या होता है बेटा, एक मार्केटर समय समय पर एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी करता रहता है। तो इससे क्या होता है बेटा, कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज मिल जाता है, उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है और वो नए प्रोडक्ट को लेकर उसके फीचर्स को लेकर अप टू डेट बना रहता है। तो इस तरह से बेटा वो परचेजिंग जो डिसीजंस हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर वो बेटर तरीके से कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम 8th पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। समय पर गुड्स आपको मिल जाता है। नाउ ए डे मार्केटिंग यूजेस ऑनलाइन सेलिंग 24/7। आजकल तो बेटा जो मार्केटर है ना वो ऑनलाइन सेलिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं। ऑनलाइन सेलिंग में क्या होता है बेटा, आप घर पर बैठकर कभी भी 24 घंटे 7 दिन परचेजिंग कर सकते हैं। कस्टमर्स कैन बाय गुड्स एट एनी टाइम बाय सिटिंग एट होम एंड इज डिलीवर्ड एट नियरेस्ट पॉइंट, और मैं तो कहूंगा कि एट डोर स्टेप्स। और जो कस्टमर्स है बेटा वो अपने घर पर बैठकर कहीं पर भी कभी भी गुड्स को परचेज कर सकते हैं, और उसके परचेज करने के बाद में उसके ऑर्डर देने के बाद में वो जो गुड्स है उनके घर पर या नियरेस्ट पॉइंट जो भी है उनके घर के आसपास वहां से वो उस गुड्स की डिलीवरी ले सकते हैं। तो बेटा ये थे ऐसे कुछ बेनिफिट या इंपॉर्टेंस जो कि एक मार्केटिंग के कस्टमर्स के लिए होते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए। यदि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से मार्केटिंग करता है तो बेटा इस मार्केटिंग का उसे क्या बेनिफिट होने वाला है, यही आज का डिस्कशन है। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मार्केटिंग के एक बिजनेसमैन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होने वाले हैं वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंस निकल के आता है बेटा टू मेंटेन एग्जिस्टेंस। विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग अ बिजनेसमैन कैन मेंटेन हिज ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस इन कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म बाय सेटिस्फाइंग कंज्यूमर्स नीड्स। तो बेटा यदि एक मार्केटर ने अपने कंज्यूमर्स की नीड्स को प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई किया है अपनी इफेक्टिव मार्केटिंग के थ्रू, तो बेटा वो अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक लंबे समय तक टिकाए रख सकता है, क्योंकि बेटा एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स की नीड्स को अच्छी तरह से जानता है और वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करके अपनी सेल्स को बढ़ा सकता है। और लास्ट में क्या होता है बेटा, उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो गुड्स है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स खरीदना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से बेटा वो अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिजनेस को इस्टेब्लिश अच्छी तरीके से कर सकता है। इसी तरह से यदि हम एक बिजनेसमैन के लिए मार्केटिंग का जो सेकंड इंपॉर्टेंस है वो है बेटा बेसिस ऑफ प्लानिंग। इन प्लानिंग अ बिजनेसमैन थिंक्स अबाउट हाउ ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिज प्रोडक्ट। बेटा बिजनेसमैन जो होता है अपनी प्लानिंग में केवल इन्हीं चीजों का प्लानिंग करता है कि वो कैसे एक बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सके। एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज गिवन बाय मार्केटिंग बिकॉज इट अलाउज द बिजनेसमैन टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स। और बेटा जो ये अपॉर्चुनिटी है ना, कौन सी अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है एक मार्केटिंग एक बिजनेसमैन को भली भांति दे सकती है। कैसे बेटा, क्योंकि मार्केटिंग में क्या होता है कि बिजनेसमैन को जो कस्टमर्स की नीड्स है उनके बारे में पता चल जाता है और बाद में वो उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। और इस तरह से बेटा मार्केटिंग जो है वो प्लानिंग का एक बेस होता है, क्योंकि बेटा प्लानिंग में केवल यही तो सोचा जाता है कि भाई कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें। और वो कैसे जुड़े रहेंगे, यदि एक बिजनेसमैन कस्टमर्स की नीड्स को टाइम पर सेटिस्फाई कर दे। और कस्टमर्स की नीड्स के बारे में पता चलना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करना, ये सब वो किसकी हेल्प से कर सकता है, इफेक्टिव मार्केटिंग के थ्रू।
इसी तरह से थर्ड इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है बेटा एनहेंस सेल्स। मार्केटिंग प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स, देयर नीड्स एंड प्रायोरिटी। आफ्टर नोइंग दिस, द बिजनेस स्टार्टेड टू सेल द प्रोडक्ट which meet the specification of customers। और बेटा मार्केटिंग जो है ना, एक बिजनेसमैन को कस्टमर्स के व्यवहार के बारे में, उसकी डिमांड के बारे में, वो किस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, उसकी क्या जरूरतें हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, जो जानकारियां हैं, वो एक बिजनेसमैन को प्रोवाइड करवाता है। अब जब ये जानकारियां वो जान चुका है तो बेटा फिर जो बिजनेसमैन है वो उसी के अकॉर्डिंग सेल्स करना शुरू कर देता है, जो कि कस्टमर्स की आवश्यकताओं को पूरा करे। और इस तरह से बेटा वो अपनी सेल्स को बढ़ा सकता है। और वो कैसे बढ़ा सकता है? यदि वो मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स की नीड्स को पहचान लेता है, यदि उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा तो बेटा ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर है वो उसके प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे और इस तरह से वो अपनी सेल्स को बढ़ा सकता है। अब यदि हम फोर्थ इंपॉर्टेंस की बात करें जो कि एक बिजनेसमैन के लिए है मार्केटिंग का, वो है बेटा एनहेंस प्रोडक्शन। तो बेटा मैंने यहाँ पर अब इसके बाद में आने वाले जितने भी पॉइंट होंगे ना, उसको मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है बेटा आप इन डायग्राम के थ्रू इनको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो बेटा देखिए, हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था कि जो मार्केटिंग है वो सेल्स को बढ़ाने में मददगार होता है। और वो कैसे मददगार होता है बेटा? क्योंकि मार्केटिंग एक बिजनेसमैन को कस्टमर्स की नीड्स के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन दे देता है, उसके हिसाब से वो सेल्स बढ़ा देता है या प्रोडक्शन कर देता है। तो बेटा जैसे ही उसकी सेल्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। तो इस तरह से बेटा जो मार्केटिंग है वो प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी मदद करता है। और बेटा यदि प्रोडक्शन बढ़ता है तो फिर उसका डायरेक्टली जो बेनिफिट है या जो उसका फायदा है वो किसको पहुंचेगा? एक बिजनेसमैन को। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट है बेटा मिनिमम कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है बेटा प्रोडक्शन बढ़ गया है तो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ में ही लो पर यूनिट कॉस्ट आती है। मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन आप करोगे तो हर चीज को प्रोडक्शन करने में जो खर्चा आता है, एक एक यूनिट को जो प्रोड्यूस करने में खर्चा आता है वो कम होना शुरू हो जाता है। और इसका भी फायदा बेटा अल्टीमेटली बिजनेसमैन को जाता है और बाद में फिर वो कस्टमर्स को भी जाएगा, क्योंकि बेटा पर यूनिट कॉस्ट यदि लो है बेटा ऐसा जो प्रोडक्ट है वो सस्ता भी बिकेगा और वो कस्टमर्स को फायदा पहुंचाएगा। इसी तरह से हम 6 पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा एनहेंस प्रॉफिट। भाई सीधी सी बात है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑलवेज राइजेस इंक्रीज इन प्रॉफिट। मतलब यह है कि यदि प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया तो बेटा उसी हिसाब से जो बिजनेसमैन का प्रॉफिट है वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हाँ बेटा, हम इस वीडियो के अंत में ये जितने भी पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 3 से लेकर और जो लास्ट तक का जो पॉइंट आएगा इस वीडियो में, उसको एक बार और रिवाइज करेंगे। मतलब आपकी स्क्रीन के सामने ये सभी पॉइंट्स एक साथ रहेंगे और उनको बेटा मैं 1 बाय 1 करके आपको समझाऊंगा, क्योंकि यदि स्क्रीन के सामने सभी पॉइंट्स एक साथ रहते हैं तो उनको मेमोराइज करने में आसानी रहती है। इसी तरह से एक बिजनेसमैन के लिए जो 7th इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग का, वो है बेटा इंक्रीज्ड गुडविल। भाई सीधी सी बात है, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड लॉयल्टी। मतलब जैसे आप इफेक्टिवली मार्केटिंग करेंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपके प्रोडक्ट के प्रति जो कस्टमर्स हैं उनकी लॉयल्टी बढ़ेगी। मतलब कस्टमर्स का जो विश्वास है आपके प्रोडक्ट पर धीरे धीरे जमता जाएगा। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से क्या होगा बेटा, लास्ट में आपकी जो गुडविल है, आपकी फर्म की, आपके बिजनेस की या आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है, गुडविल का मतलब होता है प्रसिद्धि, रेपुटेशन, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इसका फायदा बेटा अल्टीमेटली किसको होगा? एक बिजनेसमैन को। ठीक इसी तरह से 8th इंपॉर्टेंस है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो बेटा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ा तो लोगों का जो आपके ऊपर विश्वास है वो जमता जाएगा और इस वजह से बेटा आप धीरे धीरे अपने बिजनेस का ग्रोथ भी कर पाएंगे। और जैसे ही आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ करने लगेगा उसके बाद में बेटा आप ये चाहोगे कि मैं मेरे बिजनेस की जो ब्रांचेज है और ज्यादा जगहों पर खोलूं, और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपेंशन। और अगर हम बात करें 9th पॉइंट की तो वो है बेटा इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे जैसे आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे तो आप ग्रोथ करना शुरू करेंगे, आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना शुरू कर देंगे। और जब आपके पास में फंड ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो आप ये जरूर कोशिश करेंगे बेटा कि जो आपका बिजनेस है वो नेशन तक ही सीमित न रहे, मतलब एक देश तक ही या खुद के देश तक ही सीमित नहीं रहे। क्योंकि बेटा अब आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है तो आप चाहेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी ग्रोथ करे और इसका जो अल्टीमेटली फायदा वो पहुंचेगा बेटा एक बिजनेसमैन को। इसी तरह से बेटा 10th जो इंपॉर्टेंस है एक बिजनेसमैन के लिए मार्केटिंग का, वो है बेटा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जैसे आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे आप ग्रो करेंगे और जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो बेटा आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी और आपको बेटा अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए एम्प्लॉइज की और लेबर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से बेटा आप अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी निभा पाएंगे। कैसे बेटा? सोसाइटी का वेलफेयर करके,
जैसे गवर्नमेंट स्कूल होती है वहाँ डोनेशन देकर, जहाँ पर आपका बिजनेस सेटअप लगा हुआ है वहाँ के आसपास एरिया को डेवलप करके, वहाँ पे सड़क का निर्माण करके, क्योंकि बेटा अब आप ऐसी स्टेज पर पहुँच चुके हो जहाँ पर आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट कमाकर दे रहा है। और इसी के साथ में बेटा आप सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट करेंगे। तो बेटा ये थे कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंस जो कि एक बिजनेसमैन को होने वाले हैं, किसके थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू। और कैसे बेटा, यदि आप मार्केटिंग प्रॉपर, इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से करोगे तो उसका जो अल्टीमेट फायदा है वो एक बिजनेसमैन को मिल सकता है। अब मैंने जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में कहा था बेटा कि मैं इन पॉइंट्स को दोबारा आपको रिवाइज करूंगा, तो चलिए बेटा अब हम वही करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको पहले ही कहा था कि पॉइंट नंबर 3 से लेकर और जो लास्ट पॉइंट 10 है वहां तक के जितने भी पॉइंट्स है बेटा वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब वो कैसे हैं मैं आपको समझाता हूं बेटा। देखो, मार्केटिंग जो है वो एक बिजनेसमैन को क्या फायदा पहुंचाती है कि उसकी जो सेल्स है उसको वो बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है? क्योंकि बेटा जो एक बिजनेसमैन है मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बेचना शुरू करता है। तो इस तरह से बेटा उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही सेल्स इंक्रीज होगी तो बेटा उसे प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और इस तरह से उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बेटा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बहुत कम आएगी, मतलब एक यूनिट का प्रोडक्शन करने में जो खर्चा आता है वो बहुत ही कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा और पर यूनिट कॉस्ट कम आने लगी तो बेटा एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, पैसा ज्यादा होगा तो लोग उसे जानेंगे, क्योंकि बेटा वो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देगा और इस तरह से जो कस्टमर्स है वो उस गुड्स के प्रति या उस प्रोडक्ट के प्रति काफी लॉयल होंगे। और यही चीजें बेटा एक बिजनेसमैन की गुडविल को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे ही आपकी गुडविल बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदना शुरू करेंगे, तो आपका बिजनेस क्या होगा बेटा, ग्रोथ करना शुरू कर देगा। और ग्रोथ जैसे होगी तो आप ये सोचेंगे कि हम हमारे बिजनेस को एक्सपेंड भी करें। एक्सपेंड का मतलब होता है कि बेटा कि आपका जो बिजनेस है उनकी जो यूनिट्स है अलग अलग एरिया में इस्टेब्लिश करना। और जैसे आपके पास प्रॉफिट ज्यादा होने लग गया तो आप इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो भी करना शुरू कर देंगे और इस तरह से बेटा आप अपने बिजनेस का जो दायरा है वो बढ़ा लेंगे। इसके साथ में बेटा आपके पास प्रॉफिट ज्यादा हो गए, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, तो फिर आप धीरे धीरे अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना शुरू करेंगे और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है बेटा आपको वीडियो में बताई गई जो चीजें हैं बिजनेसमैन के लिए जो इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग के वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बेटा ये जो इंपॉर्टेंस है वो सोसाइटी के लिए होने वाले हैं। आखिरकार एक मार्केटिंग के जो फायदे हैं वो सोसाइटी को क्या क्या मिल सकते हैं, किन किन रूपों में मिल सकते हैं, तो बेटा ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बेटा मार्केटिंग के सोसाइटी के लिए जो फायदे हैं उनमें से जो फर्स्ट वाला जो फायदा है या जो फर्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंस है वो है बेटा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। Marketing offers a variety of employment opportunities to the people of society in following manner। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से की जा रही है, इफेक्टिव तरीके से की जा रही है और मार्केटिंग किसी भी रूप में की जा रही हो, इससे बेटा सोसाइटी के लिए जो बेरोजगार लोग होते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकल के सामने आती हैं। अब बेटा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो सोसाइटी के जो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए किस रूप में सामने निकल कर आती है उनके बारे में हम देखते हैं बेटा। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि बेटा आपको पता है मार्केटिंग में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए ट्रक वगैरह, बसेस वगैरह, एरोप्लेन या रेलगाड़ी की जरूरत होती है। तो वहां पर लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए या फिर बेटा ड्राइवर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो जो अनएम्प्लॉयड लोग थे जिनको ड्राइविंग करनी आती है वो बेटा मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पर अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड की बात करें तो वेयर हाउसिंग। तो बेटा मार्केटिंग में क्या होता है कि जो अनसोल्ड गुड्स होता है उसको लंबे समय तक सेफ रखने के लिए भी बेटा वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ती है। तो उस वेयर हाउस की देखभाल करने के लिए भी कुछ बंदों की जरूरत पड़ती है। तो बेटा वहां पर भी वो अपनी जॉब कर सकते हैं। थर्ड है पैकेजिंग। तो बेटा मार्केटिंग में जो गुड्स होते हैं उनको पैकेजिंग करने का काम भी आता है। तो बेटा जो गुड्स होते हैं उनके ऊपर पैकेजिंग करने के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें लेबर्स की जरूरत पड़ती है। तो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं वो वहां पर जाकर पैकेजिंग का काम कर सकते हैं।
इसी तरह से यदि एडवर्टाइजिंग की बात करें तो बेटा जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है उसके बारे में लोगों को घर घर तक इंफॉर्मेशन देने के लिए भी कुछ बंदों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कुछ अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं जिनको कि अभी तक रोजगार नहीं मिला है, तो बेटा जहां पर वो कंपनी काम कर रही है उसके आसपास के जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो कंपनी के नए प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है सोसाइटी को दे सकते हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट का काम भी कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स प्रमोशन को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में मार्केटिंग के अंडर में देखा जाता है। ठीक इसी तरह से बेटा जो सेकंड इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के लिए वो है बेटा गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। गुड मार्केटिंग बिल्ड्स कट थ्रोट कंपटीशन इन द मार्केट। जैसा कि बेटा आपको पता है आज के मार्केट में एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाली एक ही कंपनी नहीं है। आज मार्केट में बहुत सी कंपनियां एक ही वैरायटी के प्रोडक्ट को बनाती हैं। यदि जिस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बढ़िया है, बेहतर तरीके से वो मार्केटिंग कर रही है, तो बेटा वो कट थ्रोट कंपटीशन में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकती है। As a result, every marketer or businessman always is there to provide goods and services at cheaper price with best quality। और बेटा आज सोसाइटी को या सोसाइटी में रहने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको इस बात को लेकर कभी टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई उनको जो मिलने वाला गुड्स है वो खराब क्वालिटी का होगा। क्योंकि बेटा पहले के जमाने में क्या था, जो बिजनेसमैन थे वो बहुत कम थे और इस वजह से जो बिजनेसमैन ने प्रोड्यूस कर दी है चीजें वही इस्तेमाल करनी पड़ती थी, चाहे वो अच्छी क्वालिटी की हो या फिर बेकार क्वालिटी की। लेकिन बेटा आज एक ही तरह का जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग कंपनीज अलग अलग बिजनेसमैन तैयार कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो कहने का मतलब ये है बेटा आज मार्केट में बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है जिसको कि हम कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं। और इस कट थ्रोट कंपटीशन में हर मार्केटर या हर जो बिजनेसमैन है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपने कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ में चीपर प्राइस पर मतलब सस्ते दामों में अच्छा प्रोडक्ट उनके लिए अवेलेबल करवाए। तो इस वजह से बेटा मार्केट में बहुत सारे मार्केटर होने की वजह से या बहुत सारे बिजनेसमैन या बहुत सारी कंपनियां होने की वजह से जो सोसाइटी है उनको बढ़िया क्वालिटी के गुड्स मिलना शुरू हो चुके हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है बेटा फ्रीडम फ्रॉम मैल प्रैक्टिसेस। मार्केटिंग एरेडिकेट्स फॉलोइंग मैल प्रैक्टिसेस। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि आज के मार्केट में बहुत सारी जो कंपनियां आ चुकी हैं वो अपना पांव बेटा इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जमाना चाहती हैं। तो इस वजह से बेटा जब पुराने जमाने में एक या दो ही मार्केटर हुआ करते थे या मार्केट का जो साइज था वो कम हुआ करता था, लोगों को वही खरीदना पड़ता था जो कि वो मार्केटर उनके लिए अवेलेबल करवाता था। लेकिन आज कंपटीशन तगड़ा वाला है, एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्केटर मार्केट में अवेलेबल है। तो इस वजह से बेटा यदि कोई भी मार्केटर या बिजनेसमैन एडल्ट्रेशन करता है या मिलावट करता है तो कस्टमर उसके प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं और दूसरे मार्केटर के पास में जाकर वो अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर कि उन्हें अच्छी क्वालिटी की चीजें मिले। इसी तरह से जो प्रॉफिटियरिंग है, सट्टेबाजी है, ये सब बंद हो चुकी है बेटा। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट भी आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि बेटा एक मार्केटर जो है ना वो अपने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक बार तो गुड्स को मार्केट में बेच सकता है। लेकिन बेटा आज मार्केट में जो कस्टमर है काफी समझदार हो चुके हैं, वो एक बार किसी दुकानदार से या किसी मार्केटर से या किसी बिजनेसमैन से धोखा खा चुके हैं तो बेटा उनके पास में और भी ऑप्शन है। वो नेक्स्ट टाइम उसके पास में जिसने कि उनके साथ धोखा किया था उसके पास में बेटा वो कभी भी गुड्स को परचेज करने नहीं जाएंगे। इसी तरह से हम ब्लैक मार्केटिंग की बात करें तो बेटा कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी होते हैं या शॉपकीपर भी होते हैं जिनके पास गुड्स होते हुए भी एक पर्टिकुलर टाइम पर उस गुड्स की सप्लाई या उस गुड्स को बेचते नहीं है क्योंकि उनको ये लगता है कि जब इसकी डिमांड तेज होगी तो उस समय बेटा वो गुड्स जो है मार्केट में अवेलेबल होगा नहीं और हमारे पास में जो वेयर हाउसेज में पड़ा हुआ माल है उस माल को हम 10 गुना 20 गुना कीमत में बेचेंगे। लेकिन बेटा ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं क्योंकि पहले गिने चुने मार्केटर ही थे और आज बेटा मार्केट में बहुत सारे ऐसे मार्केटर हैं जो कि आपको आपके मन के मुताबिक जो गुड्स है वो अवेलेबल करा सकते हैं। इसी तरह से अंडरवेइंग, कई बार क्या होता है बेटा जो शॉपकीपर या मार्केटर या बिजनेसमैन जो अपना गुड्स आपको पैकेजिंग के थ्रू देते हैं तो उसमें वजन भी कम आता है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं वो अब बिल्कुल कम हो चुकी हैं क्योंकि उनको पता है बेटा, किनको पता है, मार्केटर को पता है कि आज का जो कस्टमर है वो किंग है मार्केट का, वो काफी समझदार हो चुका है। अब उनके पास में उनकी चालाकियां नहीं चल सकती।
इसी तरह से फोर्थ इंपॉर्टेंस की बात करें जो कि एक सोसाइटी के लिए होते हैं मार्केटिंग के, वो है बेटा क्रिएशन ऑफ सोशल वैल्यू। ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटी इज डन बाय कीपिंग कस्टमर्स प्रायोरिटी इन द माइंड। तो बेटा आज के मार्केट में एक मार्केटर को कस्टमर्स की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखकर सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और एक्टिविटीज को अप्लाई करना पड़ता है। नाउअडे ऑल द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज आर ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर्स। और आज बेटा जो भी मार्केटर होगा, जो भी प्रोड्यूसर होगा, जो भी बिजनेसमैन होगा, वो अपनी सर्विसेज या गुड्स को मार्केट में अवेलेबल करवाना चाहता है तो वो यूं ही मार्केट में अपने गुड्स या सर्विसेज को नहीं ला सकता। इसके लिए सबसे पहले उसे कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में रखना होगा। Marketers have started to give importance to the customers, which increases the value of society। और आज बेटा मार्केटर जो हैं वो कस्टमर्स को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है बेटा कि जो मार्केटर है वो कस्टमर को किंग मानता है और उसकी वैल्यू करना अब जान चुका है। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में समझाएगी जो चीजें हैं वो समझ में आई होंगी। और हाँ बेटा, जो मार्केटिंग का जो इंपॉर्टेंस है ना सोसाइटी के लिए, उसके लिए केवल 4 ही पॉइंट थे। उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट्स है आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। हम मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो इंपॉर्टेंस है बेटा वो होगा नेशन के लिए। मतलब यदि किसी भी देश में इफेक्टिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है तो इस तरह की मार्केटिंग का एक देश को क्या क्या फायदा हो सकता है, तो इन्हीं सब फायदों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हाँ तो बेटा एक मार्केटिंग का एक देश के लिए जो पहला इंपॉर्टेंस है वो है बेटा इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब ये कैसे पॉसिबल है बेटा, चलो इसी को देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट एम्प्लॉयड अंडर मार्केटिंग। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको मार्केटिंग के कस्टमर्स के लिए जो होने वाले फायदे थे उसी में एक टॉपिक आया था कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने वहां पर आपको बताया था बेटा कि जो मार्केटिंग होती है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से यदि बहुत सारे लोगों को मार्केटिंग के अंडर में रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो इससे क्या होगा बेटा, वो पैसा कमाना शुरू करेंगे। और जैसे मान लीजिए कुछ बंदे ऐसे थे जो पहले बेरोजगार थे तो वो कमा नहीं रहे थे, अब उनको बेटा रोजगार मिल गया है तो अब उन्होंने कमाना शुरू कर दिया है। तो बेटा ध्यान रखना, किसी भी देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी की टोटल जो इनकम होती है उनको जोड़ दें तो बेटा वो क्या कहलाती है, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं बेटा, जीडीपी। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन नेशनल इनकम। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा, जितने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा उतने ज्यादा लोग कमाना शुरू करेंगे और जितना ज्यादा कमाएंगे इसका मतलब है कि उस देश की जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो बढ़ गई। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि उस देश की जो नेशनल इनकम है वो बढ़ गई है। ठीक इसी तरह से बेटा मार्केटिंग का एक देश के लिए जो इंपॉर्टेंस है वो है सेकंड नंबर का, प्रोडक्शन फ्रॉम रिसेशन। द मेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। इफ देयर इज मोर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केटर प्रोड्यूसेस गुड्स मोर अकॉर्डिंगली। इट ऑल्सो रिमूव्स ब्लैक मार्केटिंग। तो बेटा सीधी सी बात यहाँ पे कहने का ये है कि जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग में जो एक मार्केटर होता है ना बेटा, वो कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्शन शुरू करता है। मान लीजिए किसी टाइम पर कस्टमर किसी चीज का डिमांड ज्यादा नहीं कर रहे हैं तो बेटा वो प्रोडक्शन बंद कर देगा या फिर प्रोडक्शन कम कर देगा। और जैसे ही डिमांड ज्यादा होती है तो बेटा जो मार्केटर है वो उन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना ज्यादा कर देगा ताकि बेटा कस्टमर्स को किसी भी प्रकार की मंदी या रिसेशन का सामना न करना पड़े। और बेटा रिसेशन का जो मेन कारण होता है ना वो होता है ब्लैक मार्केटिंग। और इस ब्लैक मार्केटिंग को बेटा एक एफिशिएंट मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल कम कर सकती है। ठीक इसी तरह से बेटा थर्ड पॉइंट है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अ मार्केटर प्रोड्यूसेस गुड्स आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च अबाउट नीड्स ऑफ कस्टमर्स। तो जैसा कि बेटा आपको पता है, जब भी कोई मार्केटर अपना प्रोडक्शन शुरू करता है तो उससे पहले बेटा उस प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर्स की क्या राय है, क्या नीड्स है, क्या वो वास्तव में उस प्रोडक्ट को चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत लंबी रिसर्च करनी पड़ती है। और जब उन्हें पता चलता है कि भाई मोर डिमांड मतलब कस्टमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो बेटा वो उस चीज का ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। यदि लेस डिमांड है तो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन वो कम कर देता है। तो इसका मतलब ये है बेटा, जिस भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके वो प्रोडक्शन कर रहा है या जो रॉ मटेरियल होता है उसका प्रयोग करके वो फिनिश गुड्स बना रहा है तो बेटा वो हमेशा कस्टमर्स की डिमांड को ध्यान में रखकर ही ऐसा करता है। मान लीजिए किसी टाइम पर कस्टमर्स की डिमांड कम है और उसने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रिसोर्सेज उसमें लगे हैं, रॉ मटेरियल हो या फिर ह्यूमन एफर्ट्स हो, वो सारे के सारे वेस्टेज हो जाएंगे क्योंकि जो
प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा में है बेटा वो गोडाउन में पड़ा सड़ सकता है। तो इससे बेटा हमने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग किया है वो सारे के सारे बेटा बर्बाद हो जाएंगे। इट हेल्प्स ए नेशन इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और इस तरह से बेटा जो अच्छी मार्केटिंग है वो नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में अपना योगदान देता है। इसी तरह से बेटा फोर्थ इंपॉर्टेंस है कलेक्शन ऑफ फॉरेन मनी। वंस मार्केटेड गुड्स इज एक्सपोर्टेड टू द फॉरेन कंट्रीज, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फॉरेन मनी स्टार्ट्स। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि मार्केटिंग आप इंटरनेशनल लेवल पर करते हो और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर है तो बेटा दूसरे देशों की जो फॉरेन मनी है वो भी हमारे देश में आना शुरू हो जाती है। और ये ध्यान रखना बेटा, कलेक्शन ऑफ फॉरेन मनी इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ गुड इकोनॉमी। और बेटा किसी भी देश के पास में फॉरेन मनी की ट्रेजरी या फॉरेन मनी का जो भंडार है ज्यादा है तो ये माना जाता है बेटा कि उस देश की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ही गुड है, बहुत अच्छी है। और बेटा ये भी बात ध्यान में रखनी है कि विदेशों से फॉरेन मनी लाया कौन? मार्केटिंग। क्योंकि हमने जो अपने गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पर बेचना शुरू किया था। ठीक इसी तरह से बेटा फिफ्थ इंपॉर्टेंस की बात करें जो कि एक मार्केटिंग का किसी देश के लिए हो सकता है तो वो है बेटा इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। इफेक्टिव मार्केटिंग इंक्रीजेज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बेटा यदि इफेक्टिवली आप मार्केटिंग कर रहे हो अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विसेज का, तो बेटा ये चीजें क्या है आगे जाकर बिजनेस में प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ावा देती हैं, साथ ही साथ में लोगों को रोजगार भी देती हैं। तो सपोज करिए बेटा अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अच्छी हैं और आपने किसी वर्ष ज्यादा प्रॉफिट किया है तो इसका मतलब है बेटा गवर्नमेंट को भी मोर अर्निंग होने वाली है आपके प्रॉफिट से। कैसे बेटा? क्योंकि आप इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जो कंपनी टैक्सेस वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराते हैं और इस तरह से गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ती है। अब मान लीजिए आप पहले बेरोजगार बैठे हुए थे लेकिन बेटा मार्केटिंग के अंडर में आपको एक रोजगार मिला और उस वजह से बेटा आप कमाना शुरू करें। तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी तो वैसे वैसे बेटा आपको गवर्नमेंट के पास में ज्यादा अपना जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो जमा कराना पड़ेगा। तो जो आपका इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स के रूप में माना जाता है और इस तरह से बेटा गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स भी बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें 6 पॉइंट की तो वो है बेटा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। मार्केटिंग ऑलवेज राइजेस द डिमांड ऑफ गुड्स। तो जैसा कि बेटा आपको पता है मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? पब्लिसिटी करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ये सब चीजें बेटा जो कस्टमर्स को प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदने को लुभाने के लिए की जाती हैं। इफ देयर इज लार्ज डिमांड देयर वुड बी लार्ज डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर मान लीजिए कस्टमर्स की किसी विशेष टाइम पर ज्यादा डिमांड बढ़ गई है तो बेटा सीधी सी बात है उस कंपनी को या बिजनेसमैन को और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी। और रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। और जैसा कि पता है बेटा जो भी रॉ मटेरियल होता है वो हम एग्रीकल्चर सेक्टर से ही प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है, खेती बाड़ी का काम भी तेज गति से बढ़ने लगेगा और इस वजह से बेटा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले किसान लोग हैं उनको भी एक रोजगार का साधन मिलेगा, उनकी भी इनकम बढ़ने लगेगी। तो उम्मीद है बेटा आपको वीडियो में समझाया गया जो इंपॉर्टेंस था एक देश के लिए वो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंचे तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।